नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे देश के गृह मंत्री को दिल्ली छोड़कर लगातार 3 दिनों तक बिहार में प्रवास करना पड़ा है। आखिर ऐसी क्या बात रही जो शाह को गृह मंत्रालय छोड़कर बिहार बैठना पड़ा, वो भी नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान। उन्होंने कोई बड़ी रैली नहीं की है, कोई बड़ी सभा भी उन्होंने नहीं की। हाँ, बिहार में हैं तो वो नामांकन के को लेकर कुछ सभा का आयोजन किया गया जहां वो गए। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि आखिर 3 दिनों तक शाह पटना में क्यों डटे रहे? क्या सुशील मोदी की कमी बीजेपी को खल रही है, या फिर प्रशांत किशोर का जो सियासत रहा है, जिस सियासत की वजह से उनके तमाम स्टार जो जिस पर भरोसा शाह ने किया था वो सारे दागी हो गए, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, दिलीप चौधरी हों या फिर मंगल पांडे हो। यही वो चेहरा था जिस चेहरे के सहारे बिहार की सियासत को साधने की रणनीति पर शाह आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके तमाम सिपह सालार दागदार हो गए हैं। क्या इस वजह से वो पटना में कैंप किए, या फिर बीजेपी के टिकट वितरण की वजह से जो आक्रोश देखने को मिल रहा था उस आक्रोश को शांत करने के लिए बैठे? क्योंकि 3 यही सवाल है जिन सवालों के सहारे प्रशांत किशोर का वो तंज जिससे असहज है आज पूरी बीजेपी, या फिर उम्मीदवारों का विद्रोह, या फिर सुशील मोदी का ना होना। ये 3 वजह लग रहा है जो पिछले 3 दिनों से उनका जो होमवर्क रहा, जिस तरीके से चीज़ों को उन्होंने देखा, उससे कुछ यही दिख रहा है। बात हम सुशील मोदी के ना होने के कर रहे हैं। सुशील मोदी को लेकर जितना भी विरोध शाह और मोदी के दिल में रहा हो, नरेंद्र मोदी को, लेकिन बिहार का ये पहला चुनाव है जिसमें सुशील मोदी नहीं है। बिहार का यह पहला चुनाव है जहां सुशील मोदी के नहीं रहने की वजह से बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। तो शाह का 3 दिनों तक पटना में बने रहना उस गैप को भरने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि सुशील मोदी के रहते इस तरीके का विद्रोह पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और विधायक के खिलाफ हमें लगता है कि देखने को कभी नहीं मिला। हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बागी खड़े दिखे, और बागी इतनी मजबूती के साथ खड़े थे कि बीजेपी को वो सीट निकालना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इस बगावत को कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों के दौरान काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश अमित शाह ने किया है। 300 से अधिक नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां भारी विरोध था उम्मीदवारों को लेकर, औरंगाबाद में रामाधार सिंह विरोध पर थे, उनसे बात करके उनको वापस लिया गया, उनसे कहवाया गया कि ऑल इज वेल, बीजेपी जिंदाबाद। इसी तरीके से अश्विनी चौबे के बेटा भागलपुर से नॉमिनेशन करने जा रहे थे, अंतिम समय में उनको नॉमिनेशन करने से रोक दिया गया। स्टार प्रचारक की सूची में शामिल की गई अश्विनी चौबे को, लंबी लंबी बात भी हुई, आश्वासन भी दिया गया। मिथिलांचल की बात करें तो सभी सीटों पर ज़बरदस्त बगावत था। उस बगावत को कम करने के लिए उन्होंने गौरा बराम से राजीव ठाकुर को, संजय सिंह को, पप्पू सिंह को अलीनगर से, आर.के. चौधरी तो नॉमिनेशन कर दिए थे हायाघाट से, उनको भी दरभंगा शहरी सीट से जलान के जो मालिक हैं डॉक्टर, उसको, मतलब जहां जो हुआ, जैसे भी हुआ, सुभाष सिंह के मतलब वहाँ गोपालगंज उनके बेटे और पत्नी को शाह ने बुलाया। तो जहां कहीं भी विरोध का स्वर उन्हें सुनाई दी, जिस वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता था, जो काम सुशील मोदी करते थे, जो काम सुशील मोदी की पूरी टीम करती थी, इस तरीके का अगर विरोध का स्वर उठा तो उसको कैसे हम मतलब उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो स्किल ये साफ दिख गया कि बीजेपी का जो स्टेट नेतृत्व है उसके बूते की बाहर है। मतलब सुशील मोदी के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरे के सहारे इस बगावत को रोका जा सकता था। शाह के 3 दिनों तक कैंप करने की एक वजह सुशील मोदी का ना होना भी माना जा रहा है। हालांकि जितने विद्रोह के स्वर थे
उनको अपने तरीके से डील करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, जिन बातों को लेकर चर्चा काफ़ी तेज है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उन तमाम चेहरे को डिस्क्रेडिट कर दिया जिन चेहरों पर शाह पिछले कई वर्षों से दांव खेल रहे थे। सम्राट चौधरी को आरजेडी में आज़ादी का चेहरा, कभी संघ बीजेपी का कोई चेहरा नहीं रहा। आरजेडी से सफ़र शुरू हुआ, जदयू में आए, जदयू से हम में आए, हम से बीजेपी में, और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उनको पेश किया गया। सब कुछ देख ही रहे थे, प्रधानमंत्री भी एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को बिठाते थे। लेकिन हुआ क्या कि सम्राट चौधरी पर जिस तरीके से हमला प्रशांत किशोर ने किया और जो सवाल खड़े किए, कम से कम बीजेपी के वोटर के बीच तो वो डिस्क्रेडिट हो ही गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी वो डिस्क्रेडिट दिख रहे हैं, क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर है। दिलीप जायसवाल पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। मतलब हाल के दिनों में जो भी उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के, जिनको नए तरीके से सींचने और संवारने की कोशिश उनके द्वारा, मतलब बीजेपी या और शाह के द्वारा की गई, वो सारे लोग आज बिहार में डिस्क्रेडिट हो गए। नित्यानंद को लेकर एक अलग तरीके का गुस्सा है कि वो जो है चिराग को प्रमोट कर रहे थे, इस वजह से वो बीजेपी के अंदर से ही निशाने पर है। गिरिराज सिंह का बयान, राजीव प्रताप रूडी का बयान, नित्यानंद राय के उस चिराग को लेकर की गई जो भी एक्शन हुआ उसके खिलाफ, उस कमोबेश उसी का एक प्रकटीकरण था। जो स्ट्राइक रेट देखना है तो 2010 को देखिए, सीधी चुनौती गिरिराज सिंह ने दे डाली। मंच पर रहते हुए अमित शाह को राजीव प्रताप रूडी ने नसीहत दे दी कि यहाँ चलेंगे तो नीतीश कुमार ही चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं शाह को ये समझ में आ रही थी कि ये चीज़ें बिहार में चलेंगी, लेकिन अभी पूरा अभियान बचा हुआ है। और बीजेपी के साथ संकट ये है कि कोई सुशील मोदी जैसा जिम्मेवार नेता या जिसका प्रभाव पूरे बिहार की राजनीति पर हो, बीजेपी में कोई दूसरा नहीं है। तो 3 दिन तो आके संभाल दिए उन्होंने। बाकी दिन अभी से लेके 20 तारीख से लेके कैंपेन की शुरुआत जब होगी तो फिर ये जो सियासत है उसको कैसे साधा जा सकता है, क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन करने से आपने रोक दिया, लेकिन आने वाले समय में नॉमिनेशन करने से जिनको अब उनको जो पूर्व मंत्री को जो रोका गया है राय को, अब वो अलग कुछ भी हो जाए, एक बगावत का सुर उठा रहा है। गोविंदगंज में बीजेपी अपने जीते हुए सीट को एलजेपी को दे दिया है, उसको लेकर अलग बगावत है। ब्रह्मपुर में अलग बगावत है। बक्सर में जिसने लोकसभा चुनाव हराया, हार की एक वजह बनी बीजेपी की, उसको आप विधानसभा का टिकट दे दिए हैं। तो ये सारे जो कंट्राडिक्शन हैं, उस कंट्राडिक्शन में डे टू डे जो समस्याएं खड़ी होंगी उसका समाधान कौन करेगा। तो बीजेपी के अंदर ये एक बड़ी खाई दिख रही है। सम्राट चौधरी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए ना, सम्राट चौधरी खुद चुनाव लड़ने के मैदान में चले गए, मंगल पांडे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर सेकेंड लेयर में कौन इन चीज़ों को संभालेगा। और यही एक वजह है कि शाह भले 3 दिन कैंप करके बहुत सारी चीज़ों को पटरी पर लाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी बिहार को लेकर डरी हुई है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर जो लीडरशिप क्राइसिस के दौर से बीजेपी गुजर रहा है, कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो 2-4-5 हज़ार लोगों के गैदरिंग में अपनी बात रख सके। तो ये जो क्राइसिस है ना, ये क्राइसिस बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व कब तक अपने सहारे इस सियासत को साधते रहेंगे। ऐसे में बीजेपी का ये डर स्वाभाविक है, और यह डर उनके चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके चुनावी मिशन के प्रतिकूल है। और ये प्रतिकूलता एक संकेत है कि बिहार में जिस स्तर पर चुनाव कैंपेन की शुरुआत की बात कही जा रही थी, वहाँ भी कहीं न कहीं कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है। ऐसे में 2025 के चुनाव में बिहार में एक अलग तरीके का खेल दिखाई दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।